और जब हम नीचे उतर ही रहे हैं तो क्यों न इस दुनिया के बचे हुए कीमती संसाधन भी अपने लिए ले लें, चाओ कियान ने लालच भरी आवाज में जोड़ा। कई स्टार सेक्टरों में आतंक फैलाने वाले बदनाम क्रिम्सन स्टार गैंग के ऊंचे दर्जे के सदस्य होने के कारण इन लोगों के दिल में जरा भी सहानुभूति नहीं थी। उनके लिए साथियों की दोस्ती कोई मजबूत चीज नहीं थी, ठंडी नकदी के वजन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। उनके गिरोह के किसी सदस्य का जीना या मरना बस एक छोटी सी असुविधा थी जिसे निजी मुनाफे की लालसा पूरी तरह ढक देती थी। जब तक उनकी अपनी जान सुरक्षित थी और जेबें भरी थीं, हर नतीजा उनके लिए सफलता था। चाओ कियान ने अपना फ्लाइट हार्नेस ठीक किया और उतरने के कंट्रोल पर उंगलियां चलाने लगा। बहुत बातें हो गईं। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि यह नीलम जैसा पत्थर हमें क्या दे सकता है। अपने सेकेंडरी इंजनों की समन्वित गर्जना के साथ दोनों भाड़े के सैनिकों ने कंट्रोल आगे धकेल दिए। स्पेसशिप ने अपना अगला हिस्सा क्षितिज की ओर झुका लिया और तेजी से गति पकड़ते हुए प्लैनेट एज़्योर के वातावरण की तरफ आक्रामक तरीके से उतरने लगे। लेकिन जैसे ही उनके जहाज प्लैनेट एज़्योर की आयनोस्फीयर में घुसने वाले थे, भौतिकी के नियम जैसे अचानक बदल गए। दोनों जहाजों की गति तुरंत गिर गई, जैसे वे किसी अदृश्य और बेहद गाढ़े अंतरिक्ष दलदल में फंस गए हों। आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो गया और आखिरकार उनकी गति पूरी तरह रुक गई। उसी समय स्कैनिंग सिस्टम, जो अभी भी चालू थे, अचानक लाल चेतावनियों से भर उठे। स्पीकर से एक विकृत और घबराई हुई स्वचालित आवाज गूंजने लगी, नई उच्च तीव्रता ऊर्जा स्रोत का पता चला। वर्तमान स्कैनिंग पैरामीटर अमान्य। वर्गीकरण में त्रुटि। रीस्कैन शुरू। आपातकालीन पुनःसमायोजन जारी। चाओ कियान की पेशानी पर ठंडा पसीना आ गया जब उसने स्क्रीन पर तेजी से भागते एरर कोड देखे। वह पूरी तरह उलझ गया था, समझ नहीं पा रहा था कि अचानक यह अदृश्य दीवार कहां से आ गई। फिर एरर संदेशों की जगह डरावनी सूचनाएं आने लगीं। लेवल 10 से अधिक ऊर्जा संकेत मिला। पुनः स्कैन। लेवल 11 से अधिक ऊर्जा संकेत की पुष्टि। सिस्टम का लॉजिक मानो उस डेटा के दबाव में टूटने लगा था जो उसे मिल रहा था। रीस्कैनिंग। एनर्जी सोर्स लेवल 10 से ऊपर पहचाना गया। रीस्कैनिंग। लेवल 11 सिग्नेचर लोकेटेड। अलर्ट बार बार गूंज रहे थे, जैसे आने वाली तबाही का डरावना मंत्र बन गए हों। चाओ कियान के सामने दिख रहा सिमुलेटेड पैनल अब बेतरतीब डेटा से भरा हुआ था। लेवल 10 और लेवल 11 की पावर रीडिंग्स पागलों की तरह चमक रही थीं, जैसे कोई स्ट्रोब लाइट हो। पूरे जहाज का कंप्यूटर ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो उसे भयानक दौरा पड़ गया हो और सिंथेसाइज्ड ब्रॉडकास्ट आवाज गड़बड़ होकर कई चेतावनियों के डरावने मिश्रण में बदल गई थी। चौंक और बढ़ते शक के बीच घिरा चाओ कियान गुस्से में कंट्रोल कंसोल पर मुक्का मारता है। ये आखिर है क्या? क्या इस कबाड़ जहाज का सिस्टम आखिरकार टूट गया? इन रीडिंग्स का मतलब बताओ। डर से कांपते हुए चाओ कियान तुरंत फल आयरलैंड को हाई प्रायोरिटी चैनल पर कॉल करता है। अरे फल, मेरे सेंसर पूरी तरह गड़बड़ा गए हैं। ये हमारे रास्ते में लेवल M यानी रैंक 9 या उससे ऊपर का मार्शल सेंट दिखा रहे हैं। उधर से मोटे आदमी की पहली प्रतिक्रिया सीधी सीधी अविश्वास की थी। है? कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मेरे सेंसर तो सिर्फ खाली आसमान दिखा रहे हैं। फल आयरलैंड कम्युनिकेशन पर उसके डर का मजाक उड़ाता ही रहा। चाओ कियान, कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। ऐसा जर्जर पिछड़ा पत्थर जैसा ग्रह मार्शल सेंट लेवल का एक्सपर्ट कैसे पैदा कर सकता है? साफ है तुम्हारे स्कैनर में मैकेनिकल खराबी है। इतना डरपोक मत बनो। लेकिन जैसे ही फल आयरलैंड की हंसी खत्म हुई, उसकी नजर अपने HUD पर किसी चीज की हल्की चमक पर पड़ी,
और उसकी पुतलियां अचानक सिमटकर डर से बारीक बिंदुओं जैसी हो गईं। उसने ऐसा नजारा देखा कि उसका दिल लगभग रुक ही गया। उनके सामने शांत दिखाई देने वाला ग्रह अचानक बदल गया। ऐसा लगा मानो अंदर से ही जल उठा हो और एक पल में आदिम, सब कुछ निगल जाने वाली आग के समंदर में बदल गया हो। इस अचानक हुए विस्फोट की झुलसाने वाली गर्मी अंतरिक्ष के खालीपन में फैलने लगी, जैसे कोई नया सूरज जन्म ले रहा हो। वह एक लोकलाइज्ड नोवा था, जिसने आसपास के स्पेस को जला डाला और कक्षा के रास्ते को दिव्य आग की भट्टी में बदल दिया। फल आर्लैंड और चाओ कियान दोनों के मुंह एक साथ खुले रह गए। उनके दिमाग उस असंभव दृश्य को समझने की कोशिश कर रहे थे जो ठीक उनकी कॉकपिट के सामने हो रहा था। उनकी रीढ़ में अचानक ठंडी सिहरन दौड़ गई, जैसे कोई शिकार अपने सामने सबसे खतरनाक शिकारी को महसूस कर ले। बाहर आग की भयानक गर्मी थी, लेकिन उनके खून में मानो बर्फ जम गई। ये क्या है? क्या ये दूसरा सूरज है? चाओ कियान की आवाज सूखी और उलझी हुई थी। इसका कोई मतलब नहीं बनता। किसी जिंदा ग्रह के इतने पास कोई तारा कैसे पैदा हो सकता है? सब कुछ तो वाष्प बन जाना चाहिए। फल आर्लैंड, जिसके पास थोड़ा ज्यादा युद्ध अनुभव था, इस घटना की असली प्रकृति को कुछ हद तक समझ गया। डर से भरी आवाज में वह बोल पड़ा, सूरज गया भाड़ में। वो न ग्रह है और न तारा। वो एक प्रकट रूप है, किसी समझ से परे मार्शल आर्ट्स की दिव्य शक्ति। वो लॉ फॉर्म है। और आग के बीच ध्यान से देखो, वहां एक आकृति है। उस आग के दिल में कोई खड़ा है। उसी पल एक विशाल और बेहद सुंदर आकृति, जो 1,00,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी, प्लैनेट एज़्योर के वातावरण की चमकती परतों से चुपचाप और शान से बाहर निकली, जैसे रोशनी के पर्दे से कदम रख रही हो। उस आकाशीय दैत्य की आंखें 2 सुपरनोवा जैसी थीं, जिनमें तेज दिव्य रोशनी जल रही थी, और सौर अग्नि के बीच 3 पैर वाले सुनहरे कौवे नाच रहे थे। उस विशाल सिर ने हल्का सा ऊपर उठकर 2 छोटे स्पेसशिप्स की तरफ ठंडी, निर्विकार नजर डाली। जब उसने बोलना शुरू किया, उसका मुंह ऐसा लगा जैसे पूरा चांद निगल सकता हो। उसकी आवाज असल में ध्वनि नहीं थी, बल्कि शुद्ध चेतना की लहर थी जिसने पूरे शून्य को हिला दिया। आगे प्लैनेट एज़्योर का पवित्र क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसी भी स्पेस कचरे को प्रवेश की अनुमति नहीं है। लू शेंग की आवाज नहीं बल्कि एक भौतिक ताकत थी, जिसने स्पेसशिप्स की हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और भौतिक शील्ड को भेद दिया। चाओ कियान और फल आर्लैंड के कानों में यह आवाज ऐसे गूंजी जैसे मरती हुई आकाशगंगा की गड़गड़ाहट हो। मौत जैसे डर से जमे फल आर्लैंड आखिर होश में आया और कम्युनिकेशन पर चिल्लाया, चाओ कियान, जहाज मोड़ो, भागो, तुरंत जान बचाकर भागो। और बिना एक शब्द बोले दोनों स्पेसशिप्स ने तुरंत इमरजेंसी रिवर्स में इंजन झोंक दिए। उनके ढांचे दबाव में कराह उठे जब वे उस सूरज आंखों वाले दैत्य से दूर भागने की कोशिश करने लगे। फल आर्लैंड ने दांत भींच लिए, उसका चेहरा डर से पसीने में भीगा हुआ था। कमबख्त, अब समझ आया एजी कैसे मरा। वो इंसान नहीं है, वो एक दानव है। एक लेवल 11 दानव जो स्थानीय इंसान बनकर छिपा है। वो कम से कम लेवल 11 पावर हाउस है। मुझे तुरंत ब्लाइंड स्पेस जंप शुरू करना होगा, वरना हम उसकी ग्रेविटी में फंस जाएंगे। हमें तुरंत बॉस को इसकी खबर देनी होगी। लेकिन लू शेंग ने उनका पीछा करने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। वह अपने विशाल रूप में ही खड़ा रहा, हाथ आराम से जेब में डाले हुए, और उन 2 मच्छरों की घबराई हुई हरकतों को बड़ी शांत जिज्ञासा से देखता रहा। 1 सेकंड बाद उसने अपना इरादा केंद्रित किया और अपनी विशाल मानसिक शक्ति सक्रिय कर दी।
उस युवक की हीरे जैसी आंखों में ठंडी घातक चमक उभरी और उसकी आवाज फिर उनके दिमागों में गूंज उठी, जब तुम इस दुनिया में घुसने की हिम्मत कर ही चुके हो तो ये भ्रम मत पालो कि तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा। जैसे ही उनकी स्पीड बढ़ी, चाओ कियान और फल आयरलैंड को एक पल के लिए उम्मीद हुई कि वे दैत्य की पहुंच से निकल रहे हैं। लेकिन ठीक उसी समय एक अदृश्य, अत्यधिक संकुचित मानसिक ऊर्जा की लहर उनके जहाजों की बाहरी परत को कागज की तरह चीरते हुए उनके दिमाग पर गिर पड़ी, मानो कोई पहाड़ टूटकर गिरा हो। स्पेसशिप्स अपनी गति से आगे बढ़ते रहे, लेकिन पायलटों के शरीर हार्नेस में बुरी तरह झूल गए। उनके चेहरों पर आई उम्मीद की मुस्कान अचानक खालीपन में जम गई और उनकी आंखों की रोशनी तुरंत बुझ गई। अगले ही पल उनके शरीर कमांड सीटों पर ढीले पड़ गए, उनके दिमाग और अंदरूनी अंग एक साथ फट गए और गहरा लाल खून हाईटेक कंसोल्स पर फैल गया। होश के आखिरी टुकड़ों में उनके दिमाग में सिर्फ एक डरावना ख्याल आया, ये कैसी मानसिक शक्ति है? ये तो लेवल 11 का दबाव है। उनके दिल कुछ सेकंड तक मशीन की तरह धड़कते रहे, लेकिन उनकी मार्शल आत्मा, उनका असली अस्तित्व नाजुक कांच की तरह टूट चुका था। इतनी भयानक मानसिक शक्ति वाले के हाथों मरना मतलब पूरी तरह मिट जाना। अब ये दोनों समुद्री डाकू बस ठंडे होते शव थे जो स्टील के ताबूतों में तैर रहे थे, एक ऐसी हरकत के साथ जो मानो शून्य के नियमों को तोड़ रही हो। लू शेंग पल भर में मोटे आदमी के जहाज की कॉकपिट में प्रकट हो गया और फल आयरलैंड की लाश के ऊपर खड़ा हो गया। उसने शरीर को ठंडी, निर्विकार नजर से देखा। लेवल 11। इस स्तर पर इन तथाकथित एक्सपर्ट्स को मारना सच में खेत में घास काटने जैसा है। मैंने बस अपने इरादे से उनकी आत्मा को हल्का सा छुआ और वे बुझ गए। मुझे सच में एहसास नहीं था कि मैं इतना डरावना बन चुका हूँ, लू शेंग ने मन ही मन सोचा और हल्की गंभीर सांस ली। कुछ समय पहले तक लेवल 11 की ऊंचाई उसके लिए दूर खड़े पहाड़ जैसी थी, जिसे पाने के लिए वह पूरी जान लगा रहा था, और अब वह लगभग उस सीमा को पार कर चुका था। सच कहें तो लू शेंग खुद अपनी असली ताकत का अंदाजा खोता जा रहा था। उसका शारीरिक मार्शल स्तर लेवल 9 था, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति लेवल 11 पर थी, और उसका धर्मा अवतार तो लेवल से भी कहीं आगे निकल चुका था। उसी समय सेक्टर के दूर हिस्से में डेविल क्लॉ नाम के जहाज, जो एक कुख्यात स्टारपाथ मर्सनरी फ्लीट का फ्लैगशिप था, के ब्रिज पर एक मजबूत कदकाठी वाला आदमी चुपचाप बैठा था। वह शानदार रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसमें एक उच्चस्तरीय स्पेस कुलीन जैसा रुतबा और शालीनता थी। यही था ग्रे, इस गैंग का नेता। अचानक उसकी खून जैसी लाल आंखें आगे टिक गईं और उसने धीमी, खतरनाक आवाज में कहा, चाओ कियान और फल आयरलैंड, उनके लाइफ सिग्नल अभी अभी पूरी तरह खत्म हो गए हैं। दोनों जांच यूनिट्स से हमारा संपर्क एक साथ टूट गया है। उसके पास खड़ी थी ट्रिनिस, जो गहरे भूरे लेदर कपड़ों में थी और जिसकी काया लचीली लेकिन ताकतवर थी। वह तुरंत आगे बढ़ी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। घटनाओं की यह कड़ी उसे चौंका रही थी। पहले एजी बिना किसी निशान के गायब हो गया, और अब सच्चाई पता करने भेजे गए 2 अनुभवी लोग भी लापता हो गए। उनके काम में संपर्क टूटने का मतलब सिर्फ 2 चीजें होता था, या तो वे मर चुके हैं या उन्होंने गैंग से गद्दारी करके सिग्नल काट दिया है। दोनों ही बातें बेहद खतरनाक थीं। काफी दिलचस्प, ग्रे ने कहा। उसके मन में अंधेरी जिज्ञासा उभर रही थी। वह काले ओब्सिडियन कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठा वर्चुअल स्टार मैप को घुमा रहा था, जब तक कि एक मामूली सा नीला ग्रह सामने नहीं आ गया। सोचो, एक छोटा सा लेवल 1 रिसोर्स स्टार मेरे 3 लेवल मार्शल आर्टिस्ट्स को समुद्र में डूबते पत्थरों की तरह निगल गया। हाँ, ग्रे की नजर प्लैनेट एजियोर के चमकते होलोग्राम पर टिक गई। उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं और उनमें ठंडी, घातक चमक आ गई।
ट्रिनिस झुककर फुसफुसाई, मेरे लॉर्ड, क्या यह संभव है कि हमें स्टार एनफोर्समेंट की कोई छिपी हुई यूनिट मिल गई हो? इसकी संभावना बहुत कम है, ग्रे ने शांत विश्वास के साथ सिर हिलाते हुए कहा। अगर स्टार एनफोर्समेंट के सबसे बेहतरीन लोग भी वहां छिपे होते, तब भी वे उन तीनों को कोई डिस्ट्रेस सिग्नल या आखिरी रिपोर्ट भेजने से नहीं रोक सकते थे। उनकी चुप्पी बहुत ज्यादा पूरी तरह से है। ट्रिनिस ने हल्की कांपती आवाज में पूछा, तो आपका मतलब है कि उन्हें तुरंत खत्म कर दिया गया? सच्चाई जानने का सिर्फ एक तरीका है। हम खुद जाकर देखेंगे। ग्रे खड़ा हो गया और प्लैनेट एज़्योर की तरफ देखते हुए धीरे धीरे बोला, मैंने बिना वजह अपने 3 कीमती लोग खो दिए हैं। मुझे पता लगाना ही होगा कि वे मरे हैं या छिपे हुए हैं। ट्रिनिस कुछ कहने ही वाली थी, शायद जाल या ताकतवर रक्षकों की चेतावनी देने के लिए, लेकिन ग्रे बस अजीब आत्मविश्वास से मुस्कुराया। चिंता मत करो, मेरे पास अभी कई तुरुप के पत्ते बाकी हैं। अगर कोई पीक लेवल 11 पावर हाउस भी सामने आकर मुझे पकड़ने की कोशिश करे, तब भी मेरे पास सुरक्षित निकलने के तरीके हैं। हमने बिना वजह बहुत बड़ा नुकसान झेला है और यह ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। उस नीले ग्रह का रहस्य मुझे हर हाल में जानना होगा। इसी बीच अंतरिक्ष की शांति में लू शेंग कुछ पल तक अपने अगले कदम के बारे में सोचता रहा। अचानक स्पेस में हल्का सा बदलाव हुआ और वह दूसरे समुद्री डाकू के स्पेसशिप के सामने प्रकट हो गया। अपनी शारीरिक सीमा को परखने की इच्छा से उसने मानसिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया और केवल अपनी कच्ची ताकत पर भरोसा किया। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी 5 उंगलियां जहाज के मुख्य हैच के मजबूत धातु में ऐसे धंस गईं जैसे वह मुलायम मिट्टी हो। भारी काला हैच दरवाजा, जो दुर्लभ शैटर्ड इंकस्टार आयरन से बना था, लू शेंग ने आसानी से उखाड़कर एक तरफ फेंक दिया। उसने धातु के टूटे किनारे पर हाथ फेरते हुए सोचा, कुछ महीने पहले तक मैं एक ठीक-ठाक हथियार बनाने के लिए शैटर्ड इंकस्टार आयरन का छोटा सा टुकड़ा ढूंढ रहा था, और अब लगता है कि ऐसा लक्ष्य मेरे स्तर से नीचे है। जहाज के ढांचे के लिए ये ठीक है, लेकिन मेरे स्तर के हथियार के लिए यह काफी मजबूत नहीं है। फिर उसने कार्गो होल्ड के अंदर झांका और उसकी आंखें सच में फैल गईं। अंदर छत तक उच्चस्तरीय ऊर्जा क्रिस्टल भरे हुए थे। कमाल है, लू शेंग के चेहरे पर सचमुच हैरानी आ गई। लगता है ये स्टार डाकू मेरी सोच से भी ज्यादा अमीर हैं। मोटे हिसाब से यहाँ सैकड़ों टन रिफाइंड एनर्जी है। मुझे लेवल 9 तक पहुंचने के लिए सिर्फ कुछ 100 किलो चाहिए थे, और यहाँ तो सैकड़ों टन हैं। इससे मैं हजारों लाखों अतिरिक्त अमर कोशिकाएं बना सकता हूँ और अपनी नींव और मजबूत कर सकता हूँ। लू शेंग ने इस विशाल खजाने को स्थानांतरित करने का कठिन काम शुरू किया। उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित था और वह मन ही मन हर चीज का हिसाब लगा रहा था। उसे पता था कि अंतरिक्ष तकनीक के मामले में वह बिल्कुल अनजान है। उसे इतने जटिल जहाज को उड़ाना तक नहीं आता था। मजबूर होकर उसने एक साधारण लेकिन असरदार तरीका अपनाया। उसकी सांसें लयबद्ध और तेज होने लगीं जब उसने अपनी इच्छा शक्ति लगाई। उसने अपनी विशाल मानसिक शक्ति को टेलीकिनेटिक रस्सी की तरह केंद्रित किया और पूरे स्पेसशिप को खींचते हुए अंतरिक्ष में घसीटने लगा। गूंजती हुई कंपन के साथ उसने जहाज को प्लैनेट एज़्योर की चमकती सीमा की तरफ खींचा। उसे खुद इस स्थिति की अजीबता पर हंसी आ रही थी। एक ऐसा इंसान जो पहाड़ तोड़ सकता है, उसे इसलिए आसमानी टगबोट बनना पड़ रहा है क्योंकि उसने कॉकपिट चलाना नहीं सीखा। पायलट न होने की वजह से यही उसका एकमात्र तरीका था। हैरान करने वाली गति और सटीकता के साथ वह वातावरण की ऊपरी परतों से नीचे उतरा और ग्रह की सतह पर एक दूर स्थित निर्धारित लैंडिंग जोन को निशाना बनाया।
लू शेंग ने सावधानी से स्पेसशिप के विशाल वजन को जमीन पर टिकाया। टकराव से धरती कराह उठी। फिर वह पीछे हटा, हाथों से धातु की धूल झाड़ी और संतुष्टि से सिर हिलाया। काम आखिर पूरा हो गया था। खतरा खत्म हो चुका था और लूट सुरक्षित थी। जैसे ही जंगल की शांति लौटने लगी, उसकी जेब से अचानक एक तेज नियमित घंटी की आवाज आई, एक हाई प्रायोरिटी मैसेज अलर्ट जिसने सन्नाटे को तोड़ दिया। लू शेंग ने मोबाइल निकाला और भेजने वाले का नाम देखकर भौहें सिकुड़ गईं। यह उसके घर से आया जरूरी संदेश था, उस जीवन से जुड़ी डोर जिससे वह तेजी से दूर होता जा रहा था। लू शेंग, तुम्हारे पापा और मैंने अभी टीवी पर वो डरावनी ब्रॉडकास्ट देखी। हमने तुम्हें देखा। जेंग यूफेन का मैसेज एक मां के डर से भरा हुआ था। लू शेंग कुछ पल रुका, उसका अंगूठा स्क्रीन पर ठहरा रहा। फिर उसने लिखा, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं घर लौटकर सब साफ साफ समझा दूंगा। उसके पिता लू है ने भी चिंता से पूछा कि क्या वह अभी भी काम में डूबा हुआ है। लू शेंग ने सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, सब कंट्रोल में है। आप लोग अपना ध्यान रखो। फोन वापस रखते ही उसके सिर में हल्का दर्द उभरने लगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी घरेलू जिंदगी को उस ब्रह्मांडीय सच्चाई से कैसे जोड़े जो उसने अनजाने में पूरी दुनिया के सामने खोल दी थी। वह कैसे डिनर टेबल पर बैठकर समझाए कि उनका बेटा अब प्लैनेट एज्योर का महान गॉड ऑफ वॉर बन चुका है, सबसे ताकतवर योद्धा। उसे शक था कि उनके साधारण और शांत दिल इस सच का बोझ सह पाएंगे। इसलिए उसने तय किया कि सच धीरे धीरे बताएगा, अपनी पहचान की परतें एक एक करके खोलेगा। घरेलू चिंता को एक तरफ रखकर लू शेंग जहाज के मुख्य होल्ड की अंधेरी गुफा में और अंदर चला गया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी जब उसने अंदर का मुआयना किया। आज की यह यात्रा उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हुई थी। उसके शुरुआती अंदाजे के मुताबिक इस जहाज में रखे ऊर्जा क्रिस्टलों की मात्रा शायद 700 टन से भी ज्यादा थी। ज्यादातर खजाना उच्च शुद्धता वाले रिफाइंड एनर्जी क्रिस्टल्स का था, जो स्थिर चमक से दमक रहे थे। सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा कच्चे अयस्क का था, जो शायद किसी दूर के स्टार सिस्टम से हाल ही में निकाला गया था। लेकिन जब वह और अंदर बढ़ा तो उसे एक खास कंपार्टमेंट मिला जिसमें इससे भी ज्यादा शक्तिशाली क्रिस्टल रखे थे। उसने हाथ बढ़ाकर सुरक्षा रैक से एक क्रिस्टल उठाया। वह उसकी हथेली में धीमी लय में कंपन कर रहा था। उसकी सतह पर चमकते हुए जटिल पैटर्न और प्राचीन कॉस्मिक अक्षर खुदे हुए थे, जो देखने पर मानो बदलते हुए लग रहे थे। ये आखिर किस तरह का संसाधन है? लू शेंग ने सोचा, उस वस्तु से निकलती कच्ची शक्ति को महसूस करते हुए। यह क्रिस्टल सामान्य एनर्जी क्रिस्टल से सैकड़ों गुना ज्यादा सघन था। अपनी मौजूदा ताकत के बावजूद वह समझ गया कि इसे तुरंत अवशोषित करना खतरनाक होगा, शरीर ही टूट सकता है। इसे धीरे धीरे और सावधानी से आत्मसात करना पड़ेगा। उसने देखा कि इस खास किस्म का स्टॉक बहुत कम था, पूरे जहाज में 50 टन से भी कम। वॉल्ट से निकलकर लू शेंग जहाज के आर्मरी और चेंजिंग क्वार्टर्स की तरफ गया। रैक देखते हुए उसे एहसास हुआ कि यह जहाज उन्नत तकनीक का खजाना है। यहाँ अलग अलग कॉम्बैट सूट और ठंडे हथियार रखे थे, जिनमें चिकने एलॉय बैटल ब्लेड भी शामिल थे। इन उपकरणों की डिजाइन एज्योर गॉड ऑपरेटिव्स के गियर से मिलती जुलती थी, लेकिन यह उनसे कहीं ज्यादा उन्नत लग रही थी। यह ब्लेड, इसकी क्वालिटी कमाल की है, उसने कहा और एक एलॉय बैटल ब्लेड म्यान से निकाला। इस हथियार ने लू शेंग की आंखों में दुर्लभ खुशी जगा दी। इसकी सामग्री शैटर्ड इंकस्टार आयरन जैसी थी, लेकिन कहीं ज्यादा उन्नत रूप में। यह सच में एक लेवल 10 कोल्ड वेपन था, ऐसा हथियार जो सामान्य रक्षा को भी चीर सकता था।
लू शेंग ने धीरे से अपनी उंगली उस एलॉय बैटल ब्लेड की धार पर फिराई, धातु के तनाव को महसूस करते हुए। यह ब्लेड इतनी अस्वाभाविक रूप से तेज थी कि उसने उसकी प्राकृतिक रक्षा को बिना किसी मुश्किल के पार कर लिया, और उसे एहसास होने से पहले ही उसकी त्वचा पर लाल खून की एक पतली रेखा खींच दी। लू शेंग ने अपनी हथेली पर पड़े उस हल्के कट को देखा और फिर गौर किया कि कुछ ही सेकंड में घाव खुद ही भर गया। मेरे मौजूदा रूप पर निशान छोड़ सकती है, उसने खाली कमरे में धीरे से कहा, लेकिन मेरी पुनर्जीवन क्षमता इससे बेहतर है। अच्छा है, इस छोटे से परीक्षण ने उसके शक की पुष्टि कर दी। उसके मार्शियल डोमेन की रक्षा सीमा अब आखिरकार रैंक के बराबर स्थिर हो चुकी थी। जहाज के और गहरे हिस्से में उसे कुछ कैद कक्ष मिले, जहां अलग अलग एलियन जातियों के सदस्य डरे हुए कैद थे। उसने तय किया कि उनके बारे में फैसला लैंड चेन के आने के बाद करेगा, और साथ ही उससे दूर के स्टार सिस्टम तक यात्रा की व्यवस्था के बारे में भी पूछेगा। अब वह अपनी शारीरिक ताकत से अंतरिक्ष के शून्य में जीवित रह सकता था, लेकिन 5 लाइट ईयर दूर किसी दूसरे स्टार सिस्टम तक जाना उसकी मौजूदा गति पर लगभग बेकार कोशिश होती। उसकी रफ्तार रेगिस्तान में रेंगते कछुए से ज्यादा नहीं थी। सच में ब्रह्मांड पार करने के लिए उसे स्पेसशिप की उन्नत तकनीक चाहिए थी। लेकिन प्लैनेट एजियोर की गुरुत्व सीमा छोड़ने से पहले वह एक जरूरी और परेशान करने वाली बात साफ करना चाहता था। उसे यह पता लगाना ही था कि 8 साल बाद आने वाली उस भयानक आपदा की असली वजह क्या है, जिसकी भविष्यवाणी ड्रीमस्केप ने की थी। वह सितारों में निकलकर यह जोखिम नहीं लेना चाहता था कि लौटने पर उसका घर एक खामोश, रेडिएशन से भरा बंजर मैदान बन चुका हो। एकाग्र विचार के साथ लू शेंग फिर से ड्रीमस्केप की गहराई में उतर गया। जैसे ही उसकी चेतना उस वीरान और शांत तारकीय स्थान में स्थिर हुई, उसने अपने मन की आवाज केंद्रीय एआई की ओर भेजी, शून्य से जवाब मांगते हुए। लू शेंग ने देखा कि रोशनी का घूमता हुआ गुच्छा, जो यूनिवर्सस ओरिजिन पावर का प्रतीक था, धीरे धीरे नीचे उतरकर उसे गर्म, अलौकिक ऊर्जा से घेर रहा है। उसकी मानसिक दुनिया के पुराने खंडहर गायब हो चुके थे, उनकी जगह अब कच्ची जानकारी की यह दिव्य अभिव्यक्ति मौजूद थी। मुझे साबित करो, उसने उस रोशनी से कहा, कि यह सारी शक्ति और संभावनाएं सिर्फ कोई क्रूर भ्रम नहीं हैं। अपने इरादे को मजबूत करते हुए उसने सिस्टम को सीधा आदेश दिया, मुझे मेरे अपने भविष्य का रास्ता दिखाओ। डिडक्शन सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया और परिणाम उसकी चेतना में उभरने लगे। नाम लू शेंग, भविष्य पथ प्लैनेट एजियोर का मार्शियल एंसेस्टर। 21 वर्ष की उम्र में वह अपने ग्रह से निकलता है और व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन के 10,000 सालों का सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली माना जाता है। अगले ही साल वह हेवनली फेट एकेडमी की हेवनली चोजन बैटल में 5 महान स्टार क्षेत्रों के बीच पहला स्थान जीतता है। 40 वर्ष की उम्र में वह लेवल 11 तक पहुंचता है और हेवनली सरपेंट मार्शियल परफॉर्मेंस की टॉप 100 सूची में शामिल होता है। 1 लाख साल की उम्र में वह लेवल 15 तक पहुंचकर हेवनली सरपेंट स्टार सिस्टम का स्वामी बनता है। और आखिर में 3 लाख साल की उम्र में ब्रह्मांड की अंतिम ऊष्मामृत्यु के साथ उसका भी अंत हो जाता है। लू शेंग उस चमकती भविष्यवाणी को देखता रहा। उसके भीतर जीत की खुशी और गहरे अस्तित्वगत डर का अजीब मिश्रण उमड़ रहा था। वह एक पूरे स्टार सिस्टम का टियर 15 लॉर्ड बनने वाला था, लेकिन अंत वही था, 3 लाख साल बाद पूर्ण विनाश। 3 लाख साल, उसने धीमे से दोहराया। उसके मुंह में कड़वाहट भर गई। ब्रह्मांड के पैमाने पर यह तो बस एक पल है। अगर मैं इसी रास्ते पर चला तो मेरा शिखर लेवल 15 ही होगा और लेवल 16 की सीमा तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। यह दबाव जितना भारी है उतना ही अचानक भी। उसने गहरी सांस छोड़ी। सिस्टम सिर्फ ज्ञात जानकारी के आधार पर अनुमान लगा सकता है।
लेकिन मेरे पास जितनी विरासतें हैं, मैं इतना छोटा अंत स्वीकार नहीं कर सकता। लू शेंग काफी देर तक उन अंतिम दो पंक्तियों को देखता रहा, फिर सिर हिलाकर नया आदेश दिया। प्लैनेट एज्योर के पूरे भविष्य का अनुमान लगाओ, उसने आदेश दिया। सिस्टम ने तुरंत प्रक्रिया शुरू की, लेकिन जो दृश्य सामने आया वह पहले जैसा ही डरावना था। 8 साल बाद पूर्ण विनाश कारण यूनिवर्स के डार्क साइड से आने वाला आक्रमण। लू शेंग की आंखों में ठंडी सोच चमक उठी। उसकी ताकत भले ही तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन दुनिया के अंत की समय सीमा एक दिन भी नहीं बदली थी। फर्क बस इतना था कि अब उसे असली वजह पता थी, डार्क साइड का आक्रमण। यह आपदा निश्चित रूप से पृथ्वी की पपड़ी में बढ़ती दरारों से जुड़ी थी। अगले 8 सालों में प्लैनेट एज्योर एक साधारण संसाधन ग्रह से बदलकर एक खूनी युद्धभूमि बन जाएगा, और अंत में ब्रह्मांड की छाया में रहने वाले एलियन जानवर इसे निगल जाएंगे। यह ऐसी क्षय प्रक्रिया थी जिसे लू शेंग अपनी सारी ताकत के बावजूद सिर्फ लड़ाई से नहीं रोक सकता था। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया कि उसके गुरु यान यिझाओ जैसे टियर 16 पावर हाउस भी इस अंधकार को बड़े पैमाने पर नहीं रोक पाए थे। अगर इतनी ताकत वाला व्यक्ति असफल रहा, तो लू शेंग, जो अभी इस समय रेखा में टियर 15 तक भी नहीं पहुंचा, कैसे इस आपदा को रोक सकता है? एक ही रास्ता बचता है, उसने गंभीर आवाज में कहा। इन 8 सालों का उपयोग करके अपने लोगों के लिए नया रहने योग्य ग्रह ढूंढना होगा। मुझे सितारों में कहीं सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा और सबको वहां ले जाना होगा, इससे पहले कि दरारें पूरी तरह खुल जाएं। यही तरीका है जिससे पूरी जाति को खत्म होने से बचाया जा सकता है। तो अब मेरा लक्ष्य साफ है, ड्रीमस्केप की खामोशी में लू शेंग ने धीरे से कहा। मुझे ऐसा ग्रह चाहिए जहां पूरी सभ्यता रह सके। लू शेंग ड्रीमस्केप से बाहर आ गया। अब उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। जो ऊर्जा क्रिस्टल का पहाड़ उसने अभी लूटा था, वह अब खजाना नहीं बल्कि सिर्फ शुरुआती रकम जैसा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि रहने योग्य ग्रह की कीमत कितनी होती है, लेकिन इतना तय था कि कुछ समुद्री डाकू जहाज बेचकर वह नहीं खरीदा जा सकता। जब वह सोच में डूबा था, तभी लिन झेंग्युए के नेतृत्व में बाकी मार्शियल सेंट्स लैंडिंग साइट पर पहुंच गए। सभी ने झुककर सम्मान से कहा, लॉर्ड लू। प्लैनेट एज्योर के बचे लोगों के लिए लू शेंग अब समझ से परे ऊंचाई पर पहुंच चुका था, यहां तक कि लेजेंडरी गाइड से भी आगे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि एजी और उसके साथियों ने मार्शियल सेंट्स को बच्चों की तरह खिलौना समझकर खेला था, लेकिन लू शेंग ने उन्हीं राक्षसों को मक्खियों की तरह उड़ा दिया। तकनीकी रूप से वे सब लेवल 9 थे, लेकिन वे जानते थे कि लू शेंग के सामने वे चींटियों से भी कम हैं। उनके बीच शक्ति का अंतर डराने वाला था। लू शेंग ने लिन झेंग्युए की ओर मुड़कर हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, उस एजी के बारे में। माफ करना, शायद मैंने उसे खत्म करते समय जरूरत से ज्यादा ताकत लगा दी। वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर निकला, इसलिए शायद उसके पास कुछ भी बचा नहीं। उसे थोड़ा अफसोस हुआ, अगर वह थोड़ा सावधान रहता तो शायद एजी का स्पेस स्टोरेज ब्रेसलेट और उसका सामान मिल जाता। लेकिन उसकी ताकत ने आदमी और उसका खजाना दोनों को तुरंत मिटा दिया। काफी नुकसान हो गया, उसने कहा, फिर ऊर्जा क्रिस्टलों के बड़े ढेर की ओर इशारा किया। इस हमले में तुम लोगों ने बहुत कठिनाई झेली है। इन क्रिस्टलों में से कुछ टन अपने नुकसान की भरपाई के लिए ले लो। वैसे भी ये सिर्फ आम स्टार डाकुओं का छोड़ा हुआ सामान है। लिन झेंग्युए वहीं जड़ हो गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। माय लॉर्ड, क्या मैंने सही सुना? आप हमें सैकड़ों टन हाईग्रेड ऊर्जा क्रिस्टल दे रहे हैं? वह अभी इस उपहार का महत्व समझ ही रही थी कि लू शेंग ने हाथ हिलाते हुए और कहा, और जो ऊर्जा क्रिस्टल जमा करने का आदेश मैंने पहले दिया था, वह अब जरूरी नहीं है।
जो मिला है उसे रखो, इन नए संसाधनों को सब में बांटो और पूरी तरह अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो। मेरे लिए तो काफी है। लिन झेंग्युए तुरंत घुटनों के बल बैठ गई, उसकी आवाज कांप रही थी। माय लॉर्ड, इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन हमारे इतिहास में कभी नहीं देखे गए। ऊर्जा क्रिस्टल की खोज के बाद भी हमारी दुनिया ने इतना बड़ा भंडार कभी नहीं देखा। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन लू शेंग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। दृष्टि बढ़ाओ लिन झेंग्युए। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं यह तुम्हें दे रहा हूं, इसलिए बिना बहस के स्वीकार करो। तुम्हें अपनी सोच इस एक ग्रह से आगे ले जानी होगी। अगर अभी कुछ टन क्रिस्टल संभालना मुश्किल लग रहा है, तो जब हम पूरे तारकीय ब्रह्मांड से सामना करेंगे तब कैसे टिकोगे? लिन झेंग्युए अभी भी घुटनों के बल बैठी थी, उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह सच में उस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकती जिसके बारे में लू शेंग बात कर रहा था। इसी बीच वातावरण के ऊपर सितारों के बीच एक नया साया उभरा। सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट एजियोर के पास सेक्टर में आ पहुंचा। जहाज काले ओब्सिडियन जैसा था और उसका ढांचा एक भयानक पंजे जैसा दिख रहा था जो नीचे के ग्रह की रोशनी को पकड़ने के लिए बढ़ रहा हो। फ्लैगशिप के अंदर खून जैसी लाल आंखों वाला ग्रे प्लैनेट एजियोर के होलोग्राम को ध्यान से देख रहा था। उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में अपने क्रू से पूछा, क्या तुम एजी और बाकी लोगों के तीनों सबवेसल्स की स्थिति और लोकेशन की पुष्टि कर सकते हो? उसके पास खड़ी ट्रिनेस ने डेटा देखकर जवाब दिया, माय लॉर्ड, पुष्टि हो चुकी है कि तीनों जहाज इस समय ग्रह की सतह पर हैं। लेकिन हमारी हाई इंटेंसिटी ऊर्जा स्कैन का परिणाम थोड़ा अजीब है। हमें कुल 24 ऊर्जा सिग्नेचर मिले हैं जो लेवल 9 के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर हैं, लेकिन लेवल 10 या उससे ऊपर का कोई संकेत नहीं है। क्या हो सकता है कि कोई स्थानीय व्यवधान उनकी असली ऊर्जा छिपा रहा हो? ट्रिनिस एक पल को रुकी, फिर बोली, हमारा डेविल क्लॉ लेवल 11 ड्रेडनॉट है, जिसमें क्रिम्सन स्टार गैंग के सबसे बेहतरीन सेंसर लगे हैं। अगर कोई इससे छिपना चाहता है तो उसे कम से कम लेवल 12 की छिपाने वाली तकनीक चाहिए होगी। और किसी गुमनाम पिछड़े संसाधन ग्रह पर ऐसा मास्टर होना लगभग असंभव है, ग्रे ने बुदबुदाया। जहाज वहीं खड़े हैं, लेकिन उनके क्रू हमारे नेटवर्क से गायब हैं, और इस ग्रह पर ऐसा कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं जो लेवल 11 ऑपरेटिव को हरा सके। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने विद्रोह कर दिया हो और खुद ही संपर्क काट दिया हो? एजी, चाओ कियान, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझे छोड़ दिया? ग्रे ने माथा सिकोड़ लिया। कुछ पल सोचने के बाद उसने आदेश दिया, अगर रहस्य यहां से नहीं सुलझ सकता तो हम इसे मजबूर करेंगे। सभी सबवेसल्स को अनिवार्य रिमोट रिकॉल भेजो। यह दूरी हमारी कमांड सीमा के अंदर है। ट्रिनिस तुरंत कंसोल पर काम करने लगी। कुछ ही सेकंड में सिग्नल भेज दिया गया। फिर उसने राहत की सांस ली। माय लॉर्ड, ओवरराइड सफल रहा। तीनों जहाज प्रतिक्रिया दे रहे हैं और मदरशिप की ओर खींचे जा रहे हैं। ग्रे शांत खड़ा रहा, हाथ पीछे बांधे, और खिड़की से नीले ग्रह को देखता रहा। ग्रह की सतह पर ड्रैगन किंगडम के भीतर समुद्री डाकुओं के हमले से हुई तबाही का हिसाब लगाया जा रहा था। हमारे राज्य में इस आपदा में मरने वालों की संख्या अब, लिन झेंग्युए बोल ही रही थी कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उनके सामने खड़ा काला स्पेसशिप अचानक गरज उठा और उसके इंजन बिना अनुमति के सक्रिय हो गए। नीले प्लाज्मा की तेज लपटें थ्रस्टर से निकलीं और विशाल जहाज जमीन से उठकर आसमान की ओर तेजी से बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे खींच रही हो। लू शेंग एक पल के लिए चौंक गया। उसकी प्रवृत्ति चिल्ला रही थी कि कुछ गलत है,
उसने जहाज को उड़ान की अनुमति नहीं दी थी और उसे निष्क्रिय रहना चाहिए था। लू शेंग ने तुरंत ऊपर देखा। उसकी मानसिक शक्ति एक अदृश्य पकड़ की तरह फैल गई और उड़ते जहाज को रोक लिया। यह क्या हो रहा है? उसने लिन झेंग्युए और बाकी मार्शल सेंट्स की ओर देखते हुए पूछा। क्या उस जहाज के अंदर कोई बचा है जो इसे चला रहा हो? लिन कैंग वायु ने हैरानी में सिर हिलाया। नहीं माय लॉर्ड, यह असंभव है। आज तक कोई भी उस जगह के अंदर नहीं जा पाया। उसकी रक्षा ऐसी है जैसे खुद अंतरिक्ष के नियम हमें रोक रहे हों। तो फिर मुझे खुद देखना होगा, लू शेंग ने कहा और आंखें बंद कर लीं। उसकी चेतना विशाल लहर की तरह बाहर फैल गई, वातावरण को पार करते हुए सीधे अंतरिक्ष में पहुंच गई। वहां दूर तारों की रोशनी के बीच उसने एक विशाल काला स्पेसशिप देखा, शून्य में तैरता हुआ एक विशाल ढांचा। उसकी बनावट देखते ही लू शेंग सब समझ गया। लू शेंग ने आंखें खोल दीं और दूर अंतरिक्ष की दिशा में देखा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। तो वे रिमोट रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं, उसने धीमे से कहा। उन्हें लगता है कि जो चीज अब मेरी जेब में है उसे वे वापस ले सकते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। सपने देखते रहो, लू शेंग ने मन ही मन सोचा। उधर अंतरिक्ष में स्कारलेट एमिसरी के आदेश पर उसकी महिला अधीनस्थ कंट्रोल पैनल पर काम कर रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से होलोग्राफिक इंटरफेस पर चल रही थीं और स्क्रीन पर हरे अक्षर चमक रहे थे। इनिशिएटिंग स्पेसशिप रिट्रीवल प्रोटोकॉल। डेविल्स क्लॉ के भीतर स्कारलेट एमिसरी और पॉइजन स्कॉर्पियन चुपचाप खड़े जहाज की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसके चेहरे पर उभरती संतुष्ट मुस्कान अचानक जम गई। कंसोल पर चमकती लाल चेतावनी ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसके चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। क्या? यह क्या हो रहा है? यह संभव नहीं। सिस्टम क्यों अटक गया? वह घबराकर बोली। उसने कई मैनुअल ओवरराइड करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने साफ जवाब दे दिया। स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी, क्रिटिकल एरर, रिट्रीवल प्रोसेस स्टॉल्ड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिटेक्टेड। उसकी आंखों में उलझन भर गई। स्कारलेट एमिसरी ने गंभीर आवाज में पूछा, रिपोर्ट। क्या समस्या है? उसने घबराकर कहा, सर, डेटा साफ दिखा रहा है, कोई व्यक्ति या चीज स्पेसशिप को हमारी ओर लौटने से रोक रही है। उसने तुरंत मुख्य स्क्रीन पर जूम किया। डेटा देखते हुए उसने कहा, लगता है ग्रह का कोई लेवल 9 निवासी होगा। शायद उसने विशस्त्र स्ट्राइक स्क्वाड का छोड़ा हुआ जहाज ढूंढ लिया और अब उसे किसी खजाने की तरह बचा रहा है। स्कारलेट एमिसरी के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आई। एक निम्न सभ्यता की चींटियां। मेरे रास्ते में रुकावट? अगर उन्हें इतना ही प्यारा है तो उन्हें उनके खजाने के साथ परलोक भेज दो। फायरिंग की तैयारी करो। गैम्मा पार्टिकल कैनन सक्रिय करो और रास्ता साफ करो। समझ गई माय लॉर्ड, पॉइजन स्कॉर्पियन ने ठंडी आवाज में कहा। उसका हाथ मुख्य लाल बटन पर टिक गया। वह ऑर्बिटल हमला शुरू करने ही वाली थी। ठीक उसी समय स्क्रीन अधिकतम जूम पर पहुंच गई और असली दृश्य सामने आया। स्कारलेट एमिसरी और पॉइजन स्कॉर्पियन दोनों स्तब्ध रह गए। उनके सामने का दृश्य उनके समझे हुए हर भौतिक नियम को तोड़ रहा था। स्क्रीन पर लू शेंग का विशाल ऊर्जा से बना हाथ दिखाई दे रहा था, जो उसकी मानसिक शक्ति से प्रकट हुआ था। उसके शरीर के भीतर सोलर डिवाइन रियल्म के तारकीय नक्शे चमक रहे थे और अनंत शक्ति निकल रही थी। उसी शक्ति ने 10 किलोमीटर लंबे स्पेसशिप को मजबूती से पकड़ रखा था। काले जहाज की गुरुत्व खिंचाव शक्ति पूरी तरह बेअसर हो चुकी थी। वह 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। उसके इंजन बस आग की लपटें छोड़ रहे थे, जो सितारों के बीच चमकते फूलों जैसी फैल रही थीं।
उस रोशनी में लू शेंग का विशाल शरीर चमक रहा था। मजबूत मांसपेशियों के साथ वह किसी प्राचीन दानव देवता जैसा लग रहा था। स्कारलेट एमिसरी स्तब्ध रह गया। उसने स्क्रीन की ओर चिल्लाते हुए कहा, यह किसका एस्ट्रल प्रोजेक्शन है? कौन इतनी मानसिक शक्ति रखता है कि इतने बड़े जहाज को नंगे हाथों से रोक सके? उस असंभव टकराव का स्रोत जहाज के अंत में साफ दिखाई दे रहा था। एक ऊंचा, प्रभावशाली व्यक्ति जिसकी आभा बेहद डरावनी थी। अंतरिक्ष के बीच खड़ा वह व्यक्ति किसी दानव देवता की तरह दिख रहा था, मानो अनंत ब्रह्मांड के सामने अटूट शक्ति का स्तंभ हो। वही था लू शेंग, एक जवान आदमी जिसकी तेज और बेहद आकर्षक शक्ल इस ब्रह्मांडीय स्तर की लड़ाई के बीच भी बिल्कुल शांत थी। उसके हाथ आराम से जेब में थे, जैसे उसे कोई खास मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही हो। उसकी आंखें स्थिर और दृढ़ थीं, तारों जैसी चमकती हुई, और वह सटीक नियंत्रण के साथ अपनी मानसिक शक्ति से उस स्पेसशिप को पकड़े हुए था। लू शेंग ने ठंडी, चुभती नजरों से दूर क्षितिज की ओर देखा, मानो यह बस रस्साकशी का एक साधारण खेल हो। हल्का सा कदम बदलते ही उसने पूरे विशाल स्पेसशिप को पीछे की ओर खींचना शुरू कर दिया, शून्य में उसे अपनी कच्ची और अलौकिक ताकत से घसीटते हुए, जहाज के गरजते इंजनों को चुनौती देते हुए। स्कारलेट एमिसरी की नजर स्क्रीन पर जमी हुई थी। वह जल्दी जल्दी कंट्रोल पैनल पर कमांड डालते हुए दृश्य को और जूम कर रहा था, इस अजीब घटना की हर डिटेल पकड़ने के लिए। यह शक्ति कैसे एक लेवल 9 व्यक्ति लेवल 10 इंटरस्टेलर जहाज की प्रोपल्शन का मुकाबला कर सकता है? इसकी शारीरिक ताकत और ऊर्जा आउटपुट तो पहले से ही लेवल 10 के बराबर है। हर शब्द के साथ उसकी आंखों में लालच और हैरानी और चमकने लगी। आखिर में उसकी आंखें चमकते रूबी जैसी लाल हो गईं, और उसके चेहरे पर पागलपन भरी खुशी फैल गई। अब कोई शक नहीं रहा, यह ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म फिजिक है। अपनी जाति के प्राकृतिक विकास को चुनौती देने वाला दुर्लभ शरीर। स्कारलेट एमिसरी ने अचानक मुट्ठी भींच ली, उसके धातु के दस्ताने से चरमराहट की आवाज आई। उसने बगल में खड़ी महिला की ओर मुड़कर कहा, यह टॉप टियर ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म फिजिक है। पॉइजन स्कॉर्पियन, क्या तुम्हें अंदाजा है कि ऐसा शरीर वाला गुलाम डार्क स्टार कॉइन्स में कितने में बिकेगा? पॉइजन स्कॉर्पियन बस चुप रह गई। इतनी बड़ी कीमत की कल्पना से ही उसका दिमाग घूम रहा था। स्कारलेट एमिसरी की आंखों में आग जलने लगी और वह जोर से हंस पड़ा। अमूस्टार क्षेत्र की सबसे बड़ी नीलामी में एक गॉड-टियर ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म फिजिक वाला जीनियस बिका था, और उसकी कीमत 1 अरब तक पहुंच गई थी। और यह लड़का शायद उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। 1 अरब? पॉइजन स्कॉर्पियन धीरे से बुदबुदाई। इतना बड़ा आंकड़ा उसके दिमाग में गूंजने लगा। वह साफ तौर पर हिल गई थी। इतनी दौलत से तो पूरे स्टार सिस्टम खरीदे जा सकते थे। सोचो जरा, अगर मैं इसे पकड़कर नीलामी में बेच दूं, तो आसानी से कई जीवन योग्य ग्रह खरीद सकता हूं और ऐश की जिंदगी जी सकता हूं। हाँ, स्कारलेट एमिसरी अब पहले वाला शांत कमांडर नहीं रहा था। उसका पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। देखो अभी यह क्या कर रहा है, चियोंग ने कहा, ऊर्जा रीडिंग देखते हुए। एक ऐसा शरीर जो उस स्तर के स्पेसशिप को रोक सकता है। इसका ब्लडलाइन कम से कम गॉड टियर होगा। यह चलता फिरता चमत्कार है। स्कारलेट एमिसरी चियोंग अब बुरी तरह बेचैन था। उसकी उंगलियां मॉनिटर की ओर बढ़ रही थीं, जैसे वह स्क्रीन से ही लू शेंग को पकड़ लेना चाहता हो। यह एक आदमी 100 लो लेवल सभ्यता ग्रहों को लूटने से भी ज्यादा कीमत का है। हमें इसे हर हाल में पकड़ना होगा, चियोंग लालच से कांपती आवाज में बोला। मैं बस अमीर बनने ही वाला हूं। मेरी जिंदगी का मोड़ आ गया है। जब चियोंग सोने और शान के सपनों में खोया था,
उसके पास खड़ी महिला ने धीरे से कहा, लेकिन सर, विशस स्ट्राइक स्क्वाड के गायब होने का क्या? अगर यह इतना ताकतवर है तो खतरा भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि उनके साथ जो हुआ उसका कारण यही है? उसने सावधानी से पूछा। चिलोंग जोर से हंस पड़ा और हाथ हिलाकर बात काट दी। हाँ हाँ, अब उसका कोई मतलब नहीं। उन मूर्खों के साथ क्या हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने जो इनाम है वही असली बात है। सोचो, चियोंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। इसके पास गॉटियर ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म फिजिक है, लेकिन इसकी ऊर्जा अभी सिर्फ लेवल 9 है। इस पिछड़े स्टार क्षेत्र में लेवल 10 से ऊपर कोई नहीं जो इसे सिखाए या बचाए। यह बिना मालिक का खजाना है। चिरोंग स्क्रीन पर लू शेंग के परफेक्ट शरीर को देख रहा था, मानो खुद स्वर्ग ने उसे गढ़ा हो। उसने पॉइजन स्कॉर्पियन की ओर शिकारी मुस्कान से कहा, गैलेक्सी के गहरे हिस्सों में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं पता है? स्टार्स का गिफ्ट। जो इसे पहले पाएगा उसकी किस्मत खुल जाएगी। अगर हमने इसे अभी नहीं पकड़ा तो पूरी जिंदगी बदकिस्मत रहेंगे, चियोंग ने कहा। तुरंत सिल्वर डीमन गार्डियंस भेजो। उन्हें वहां घेराबंदी करने दो और कंटेनमेंट फील्ड तैयार करो। लेकिन अचानक वह रुक गया और विचार बदल लिया। नहीं, सिल्वर डीमन गार्डियंस बहुत भारी हैं। कहीं माल खराब न हो जाए या यह भाग न जाए। बेहतर होगा मैं खुद जाऊं। वह मुड़ा और जाते जाते बोला, स्पेसशिप को वहीं रखो और मेरी सहायता के लिए तैयार रहो। सहायक बीम संभालकर इस्तेमाल करना। जो भी करो हमारे इस जीवित सोने की खान को चोट मत पहुंचाना, उसने चेतावनी दी। वाक्य खत्म होने से पहले ही दरवाजे खुले और चियोंग तेजी से लॉन्च बे की ओर निकल गया। स्कारलेट एमिसरी के जाने के बाद पॉइजन स्कॉर्पियन वहीं खड़ी रह गई। उसके दिमाग में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, गॉटियर ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म फिजिक। अजीब तरह से उसके दिल में बेचैनी की गांठ कसती जा रही थी। क्या यह सिर्फ विशस स्ट्राइक स्क्वाड के गायब होने की वजह से था, या उसके अपने अंतर्ज्ञान की चेतावनी? उसकी ताकत की गहराई सच में समझ से बाहर है, उसने सोचा। फिर सिर हिलाया। छोड़ो, ज्यादा सोच रही हूं। आखिर सर लगभग लेवल 11 के करीब है और डेविल्स क्लॉ भी लेवल 11 जहाज है। ऐसे में कोई लेवल 9 स्थानीय आदमी खतरा बने, यह तो मजाक ही है। अपनी ही तर्क से शांत होकर वह फिर मॉनिटर देखने लगी। उसी समय सेंसर ने दिखाया कि लू शेंग अविश्वसनीय गति से अंतरिक्ष में बढ़ रहा है। अब वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था, उसने चाल चल दी थी। लू शेंग की मानसिक अनुभूति ने तुरंत काले जहाज से निकलती एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस की। वह लेवल 11 का पावर हाउस था, जिसकी ताकत आके से कई गुना ज्यादा थी। लू शेंग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि योजना इतनी आसानी से काम करेगी। जल्दी आओ, मेरे पास आओ, उसने बुदबुदाया। उसके चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान फैल गई। वह लेवल 11 के करीब की असली ताकत को महसूस करने के लिए बेचैन था। उसी समय चियोंग का निजी स्कारलेट ब्रॉन्ज जहाज मदरशिप से अलग हुआ और तेजी से लू शेंग की ओर बढ़ने लगा। चियोंग भी उतना ही उत्साहित था, जैसे शिकारी अपने शिकार के करीब पहुंच रहा हो। चियोंग के चेहरे पर लालची मुस्कान थी। गॉटियर सुपरस्टेलर लाइफ फॉर्म फिजिक वाला जीनियस, तुम ही मेरी अमीरी का टिकट हो। कम से कम 1 अरब ब्लैक स्टार कॉइन्स। 1 अरब ब्लैक स्टार कॉइन्स मुझे बुला रहे हैं, उसने फुसफुसाया। पता है इससे क्या मिलेगा? अनगिनत संसाधन, ताकत, उच्च दर्जा और सबसे जरूरी इस समुद्री डाकू की जिंदगी से आजादी। उस दौलत से मैं लेवल 11 तक पहुंच सकता हूं और अपना अपराध रिकॉर्ड भी मिटवा सकता हूं।
फिर मैं उन स्टार रियल्म एक्सपर्ट्स के सामने मुस्कुराऊंगा और वे जलते रहेंगे। मैं किसी उच्च सभ्यता ग्रह पर बस जाऊंगा और एक बदनाम समुद्री डाकू से असली इंटरस्टेलर कुलीन बन जाऊंगा। उसके सपने अब बस हाथ बढ़ाने भर की दूरी पर थे। उसे लगा जैसे वह नया भविष्य पहले ही पकड़ चुका है। और क्या वह इस लेवल 9 जीनियस को पकड़ पाएगा? चियोंग के लिए यह सवाल ही नहीं था। गॉड-टियर शरीर हो तो क्या हुआ, है तो लेवल 9 का बच्चा ही। मैं लेवल 11 के दरवाजे पर हूं और मेरे पास जहाज का समर्थन भी है। अगर यह भाग गया तो मैं खुद किसी तारे में कूद जाऊंगा। वह धीरे धीरे पास आता गया। 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तभी अचानक उसके HUD पर खतरे की चेतावनी चमक उठी। चियोंग का दिल जोर से धड़क उठा। क्या? लेवल 11 जहाज के सेंसर एक लेवल 9 स्थानीय आदमी को हाई थ्रेट बता रहे हैं। उसके अंदर अजीब उत्साह दौड़ गया। तो इसका शरीर इतना शक्तिशाली है कि जहाज के सेंसर भी खतरा बता रहे हैं? शानदार। जितना शक्तिशाली जीनियस उतनी ज्यादा कीमत, और जितना जिद्दी जीनियस उसे तोड़ना उतना ही मजेदार। हाँ हाँ, चियोंग चिल्लाया। सामने लू शेंग खड़ा था, हाथ अब भी जेब में, शांत नजरों से उसे देखता हुआ। एक पल के लिए चियोंग को आश्चर्य हुआ, लेकिन अरबों सिक्कों की कल्पना ने उसकी आंखों में फिर आग भर दी।